आज मेरे साथ डॉक्टर पोपली है। हम आईएलडी के बारे में डॉक्टर पोपली से डिस्कशन करेंगे। हेलो सर। हेलो सर, ये आईएलडी जो है, आईएलडी की फुल फॉर्म क्या है और आईएलडी में लंग्स के अंदर ऐसा क्या चेंज आता है? आईएलडी बेसिकली होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। हमारा जो लंग्स है उसमें एयर सैक, काफ़ी सारे एल्वुलाई होते हैं। एल्वुलाई वो है जो हमारे एयर सैक्स होते हैं जिनके वॉल के अगेंस्ट हमारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाता है। इसके इन एयर सैक्स के आसपास इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है। जब इन एयर सैक्स के पास वाला इंटरस्टिशियल टिश्यू में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाए तब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बढ़नी शुरू होती है। अब इस फाइब्रोसिस के होने के कारण क्या होता है कि हमारी जो एयर सैक की वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं। वो थिक हो जाती हैं तो एज ए रिजल्ट उनके उस वॉल के थ्रू एयर एक्सचेंज नहीं हो पाती, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती बॉडी के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाती। सो दिस इज आईएलडी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो सर, हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जो लंग्स का टिश्यू होता है वो हार्ड और थिन हो जाता है। बिल्कुल सही है। लंग्स में जैसे मैंने बताया कि एयर सैक्स के बाहर जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है वो फाइब्रोज हो जाता है। फाइब्रोसिस जब हम बोलते हैं वो बेसिकली हार्ड ही होता है। उसके हार्ड होने के कारण हमारा गैस एक्सचेंज इफेक्ट हो जाता है। सर, सिम्टम्स क्या हैं इसके? आईएलडी में सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस फूलता है। इंसान थोड़ा सा भी चलता है, चलने फिरने से सांस फूलना शुरू हो जाता है। दूसरा, उसका ऑक्सीजन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। उसके कारण उसको टायर्डनेस, फटीग हमेशा रहती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये डिजीज प्रोग्रेस करती है आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी कम होता चला जाता है, आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट का लेवल भी चेंज होता जाता है और उसको हमको एक्सकेलेट करना पड़ता है। तो सर, इसमें बेसिकली जो मेडिसिन चलती है, मेडिसिन क्या है, मेन मेडिसिन? देखो, आईएलडी इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। आप बोलो कि इसको क्योर कर दें, वो क्योर नहीं कर सकते। इस डिजीज को ये है कि मेडिसिन के साथ थोड़ा सा हम इसका प्रोग्रेस को स्लो कर देते हैं। तो इनका मेन स्टेज ऑफ प्रोग्रेस का स्लो करने का होता है वो होता है स्टेरॉइड्स देते हैं। वो स्टेरॉइड्स कैन बी इनहेलेशनल या सिस्टमिक स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। उन स्टेरॉइड से जो फाइब्रोसिस हो रहा होता है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो मेन स्टेज स्टेरॉइड्स ही रहता है इसमें। बाकी कुछ ड्रग्स आते हैं जिनके साथ फाइब्रोसिस कम होता है, परफेनेक्स वगैरह जैसे होते हैं, उनसे भी फाइब्रोसिस कम होता है। इनिशियल डिजीज में वो भी दे सकते हैं बट लेटर ऑन स्टेरॉइड्स ही हेल्पफुल होते हैं हमारे केस। तो सर, मान लीजिए एक आईएलडी का पेशेंट है और उसको कैंसर हो जाता है, तो आप जो उसको सर्जरी होना जरूरी है, क्योंकि आईएलडी की वजह से कैंसर को तो आईएलडी की वजह से सर्जरी तो नहीं रोकी जा सकती। तो आप एक आईएलडी के पेशेंट को फिटनेस देते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखते हो और कौन कौन से लोग, कौन कौन से एक्सपर्ट उसमें इन्वॉल्व करते हो? देखो, आईएलडी के पेशेंट को हमको अगर सर्जरी करनी जरूरी है तो करनी है, क्योंकि कैंसर पेशेंट में हम मना नहीं कर सकते। इसमें मेन चीज़ होती है जब पेशेंट असेसमेंट होती है, हम उसका लेवल ऑफ आईएलडी कितना है, उसकी क्रिपलिंग कितनी है, उसकी लाइफ कितनी रिस्ट्रिक्टिव है और उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारा देखना बहुत ज़रूरी है। वो हमको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से पता लगता है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन से पता लगता है। हम अपने एक पल्मोनोलॉजिस्ट को भी साथ में लेते हैं ताकि पल्मोनोलॉजिस्ट उसका लेवल बता सके। इसमें हम कराते हैं HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT ऑफ चेस्ट, जिससे हमें पता लगता है कि लेवल ऑफ आईएलडी कितना ज़्यादा है। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। तो एज एन एनेस्थेटिस्ट हम पेशेंट को, अगर और कोई उसका सिस्टम नहीं इन्वॉल्व, जैसे कार्डियक सिस्टम वगैरह, हार्ट वगैरह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आईएलडी का कंपोनेंट है, हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक पॉसिबल हो रीजनल एनेस्थीसिया में जो सर्जरी हो सकती है उसको रीजनल एनेस्थीसिया में करें। जैसे पाँव पे है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में है, हम स्पाइनल वगैरह में कर सकते हैं या नर्व ब्लॉक में कर सकते हैं। और अगर हमको जनरल एनेस्थीसिया देना भी पड़ता है तो हम अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेके उसको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को एक्सप्लेन करके कि पोस्ट ऑपरेटिव आपको शायद कुछ टाइम के लिए वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है आपकी बीमारी के कारण, डिपेंडिंग ऑन कितनी सीवियर उसकी बीमारी है, और आईसीयू की रिक्वायरमेंट हो सकती है। हम ये सारा कुछ एक्सप्लेन करके फिर पेशेंट को लेते हैं। तो सर, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा
क्या ये ILD कंप्लीट पूरी तरह से लंग फेलियर है, या जो कोविड-19 आया था उसमें भी ILD के इफेक्ट देखने को आते हैं जिनको कोविड हुआ था? कोविड में भी जो लंग चेंजेस होने शुरू हुए थे वो फाइब्रोसिस ही होता था, विच इज क्वाइट सिमिलर टू ILD। द ओनली डिफरेंस इज कि कोविड के जो लंग फाइब्रोसिस हो रहा था वो विद मेडिसिन या विद ट्रीटमेंट लोगों के मेजॉरिटी लोगों के रिवर्स हो गए हैं। ILD में एक बार ILD सेट इन हो जाती है तो वो रिवर्स नहीं होती है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है या एक लेवल पे स्टैटिक रहती है, काफी साल तक स्टैटिक रहती है। और मींस लंग्स, जो लंग्स पे है पैच आ जाता है और वो पैच बना रहता है। वो पैच बना, ये मैं इस तरह से कह सकता हूँ। इसमें पैच नहीं होता है, इसमें बेसिकली फाइब्रोसिस जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। वो फाइब्रोसिस रहता है उसमें, जो हम HRCT पे पिकअप करते हैं ये फाइब्रोसिस को, तो वो रहता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है कोविड वाले लंग्स में और ILD में। तो सर ये ILD क्या कंप्लीट लंग फेलियर है? नहीं, ILD कंप्लीट लंग फेलियर नहीं है, स्लोली वर्स होती है अगर, एंड काफी साल में वर्स होती है। आई हैव सीन पेशेंट जो 25-25 साल ILD के साथ जिए हैं, पहले उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं थी, मेडिसिन के साथ अच्छा मैनेज हो रहा था, लो डोज स्टेरॉइड पे अच्छे मैनेज हुए हैं, अपनी सारी डे टू डे एक्टिविटी भी की है, काफ़ी सालों तक तो ये बिल्कुल कंप्लीट रिमिशन में रहती है, फिर धीरे धीरे कई बार प्रोग्रेस हो जाती है। तो इट इज़ नॉट लंग फेलियर, बट टर्मिनल स्टेज ऑफ ILD में यस हमारे लंग्स जवाब दे जाते हैं। उस टाइम पे हमारी वेंटिलेटरी सपोर्ट्स भी उसको मैनेज नहीं कर पाती। थैंक यू सर। सर आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।